हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया ना। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हमने कॉमर्स के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये चैनल या यूं कह लीजिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल बनाया है, जिस पर हम बीकॉम के सारे सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का हर एक कंटेंट, हर एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन या क्लासरूम पढ़ाई जैसा। आप जबकि ऑफलाइन पढ़ाई नहीं पा रहे हो इस विषम परिस्थिति में कि आपको क्लासरूम पढ़ाई कहीं नहीं मिलेगी, उस समय हम आपके लिए बिल्कुल क्लासरूम पढ़ाई जैसा या उससे भी बेहतर। जनरली बच्चों होता क्या है कि आप क्लासरूम पढ़ाई बहुत अच्छा है, हम भी मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा होता है और जो पढ़ रहा होता है दोनों आमने सामने होते हैं और फीडबैक होता है। हम इस कम्युनिकेशन में पढ़ा चुके हैं कि जब फीडबैक मिलता है तभी कम्युनिकेशन पूरा होता है। लेकिन जब हम वो नहीं कर पा रहे तो हमारे पास विकल्प के तौर पर क्या है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। केवल आपको दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाइए और आप अपनी पढ़ाई घर बैठे अपनी शर्तों पर कीजिए। ठीक बच्चों, हमारे यहाँ पेड क्लास भी अवेलेबल है, आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें ये होगा कि आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके आप हमसे रेगुलर वीडियोस बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ाई जैसा पा सकते हैं। ठीक, उस पर आपको ज़्यादा समय दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम दिया जाएगा और साथ साथ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। बच्चों, ये आप ये जानते हो कि हमारे लिए हर एक चीज़ पब्लिक कर पाना संभव नहीं है, तो इसलिए आप हमसे पेड क्लास ज़रूर लीजिए। ठीक, तो चलिए बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, हमने बीकॉम पार्ट 1 जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में बीकॉम पार्ट 1 में बिजनेस कम्युनिकेशन मिलेगा। आगे चल के आपको यूजीसी नेट का पेपर दिया, बीएड का दिया, बीटीसी का दिया, हर जगह आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। इवन आईएएस के सीसेट में भी बिजनेस कम्युनिकेशन के 13 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो मुद्दा यह है कि आपके लिए पढ़ी जाने वाली सबसे सरल किताब है, लेकिन बच्चों बहुत कम नंबर मिलते हैं और हमें इस सब्जेक्ट में 90+ सुनिश्चित करना है। इस वर्ष भी हमारे 28 छात्रों ने 90+ पाया है इसमें, और इस वर्ष वो संख्या 50 के पार होगी। ये तय है, हमें 90+ सुनिश्चित करना है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम इस दिशा में बढ़ते हैं। हमने संप्रेषण आपको पढ़ाया था, बिजनेस कम्युनिकेशन। मैंने आपसे ये कहा कि जब कोई सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए तो उसे ही संप्रेषण कहा जाता है। आपने ये भी पढ़ा कि संप्रेषण से आशय विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है, जिसके लिए शब्दों, लेखों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मान लिया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की परिभाषा है कि संप्रेषण से आशय विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है, जिसके लिए शब्दों, लेखों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़े कि कितने प्रकार का संप्रेषण होगा, तो यहाँ पे ये कहा गया कि संप्रेषण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे कि संप्रेषण का क्षेत्र क्या है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या व्यापक, वाइड, तुरंत आप लगाइएगा व्यापक। क्यों? क्षेत्रीय तो उसे कहते हैं जब हम एक पर्टिकुलर एरिया विशेष में ही कम्युनिकेशन कर पाएँ, जैसे हम अपने गांव में करते हैं। ठीक, राष्ट्रीय उसे कहते हैं केवल एक नेशनल लेवल पर ही कम्युनिकेशन हो।
मतलब पूरे देश भर में चाहे जहाँ। अंतर्राष्ट्रीय उसे कहते हैं पूरे विश्व में हम चाहे जहाँ कम्युनिकेशन करें। आज तो कम्युनिकेशन इस ग्रह से उस ग्रह तक होता है। पृथ्वी का प्राणी चंद्रमा की खबर लेके आता है। ठीक, ये संप्रेषण क्या है? व्यापक है। तो कहा यह गया सूचना या संदेश अत्यंत व्यापक हो चुका है। संप्रेषण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और संप्रेषण एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग हर जगह किया जाएगा। ठीक, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि केवल इसी जगह पे संप्रेषण का इस्तेमाल होगा। संप्रेषण का प्रयोग हर जगह होगा। जब हमने ये जान लिया तो जैसे जैसे संप्रेषण के क्षेत्र बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संप्रेषण के रूप मिलते जाते हैं। तो संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? तो बेसिकली आप ये बताइएगा, संप्रेषण 3 प्रकार का होगा। अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण, प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण और तीसरा संगठन या संबंधों के आधार पर संप्रेषण। तो प्यारे बच्चों, आज हम पिछले वीडियोज़ में अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण बता चुके हैं। जब कोई व्यक्ति सूचना या संदेश को सामने वाले व्यक्ति को बताता है तो वो जिस तरीके से बताता है, जिस ढंग से बताता है, वही तरीका या ढंग उसकी अभिव्यक्ति कहलाती है। तो उसके आधार पर संप्रेषण हमने जाना। तो अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 2। एक तो भाषिक संप्रेषण, जब कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को सूचना या संदेश चाहे बोल कर दे चाहे लिख कर दे, मतलब उसमें शब्द होंगे, उसे भाषिक संप्रेषण कहा गया। और जब कोई सूचना या संदेश बिना बोले बिना शब्द के, मतलब हाव भाव से संकेतों से किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? अभाषिक कहा जाएगा, अशाब्दिक कहा जाएगा। प्यारे बच्चों, हम संप्रेषण के प्रकार का ये इतना चार्ट आपको बता चुके हैं। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है एग्ज़ाम के लिए। यूजीसी नेट आ रहा है ना बच्चों सितंबर में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चन आपको ना मिले। लिख के रख लो। ठीक, ये आज लिख लो, ये दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से दिग्विजय सिंह खुले मंच पर ये बोल रहा है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। और अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीकॉम के छात्र हो तो ये श्योर है कि इससे 20 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए, तो प्रवाह या दिशा के आधार पर आज हमें ये जानना है, जब कोई सूचना या संदेश बोला जाए, किया जाए, मतलब जब कोई सूचना या संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है तो हमें ये देखना है कि वो सूचना या संदेश किस ओर जा रहा है। मतलब हो सकता है वो सूचना या संदेश एक समान स्तर पे चल रहा हो सकता है वो सूचना या संदेश विकरणीय हो, मतलब एक समान स्तर पे जाता हो, एक स्तर ऊपर जाता हो, फिर ऐसे जाता हो समान स्तर पर, फिर एक स्तर नीचे आता हो। ऐसा हो सकता है सूचना या संदेश सीधा ऐसे शुरू होता है, नीचे से ऊपर जाता हो और ऊपर से नीचे आता हो। मतलब हमें उस संप्रेषण की दिशा जाननी है। तो वो सूचना या संदेश जो किया जा रहा है वो किस ओर किया जा रहा है, किस दिशा में किया जा रहा है, उसके आधार पर हम संप्रेषण के 3 प्रकार जानते हैं। ठीक, प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। ठीक बच्चों, प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। एक तो होता है ऊर्ध्वाधर, जिसे आप वर्टिकल कहते हो। ठीक, वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर के बाद एक होता है क्षैतिज, जिसे आप हॉरिजॉन्टल कहते हो, हॉरिजॉन्टल। ठीक, और एक होता है आरेखी या विकर्णीय, आरेखी या विकर्णीय, विकर्ण। ठीक, तो इसके लिए डायगोनल इस्तेमाल किया जाता है, डायगोनल। चलिए, तो प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। ध्यान देना बच्चों, मैंने भी कहा जब कोई सूचना या संदेश प्रेषक से ग्राही तक किया जाए, जब कोई सूचना या संदेश प्रेषक से ग्राही तक किया जाए तो वो सूचना या संदेश किस ओर किया जा रहा है। ध्यान देना, जब कोई सूचना या संदेश प्रेषक से ग्राही की ओर किया जाए तो वो किस ओर जा रहा है, प्रेषक से ग्राही की ओर कि ग्राही से प्रेषक की ओर, या ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसकी दिशा जब हम जानेंगे वही
प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कहलाया। तो प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। कौन कौन से? ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, आरेखी। ऊर्ध्वाधर संप्रेषण किसे कहते हैं? जब कोई सूचना या संदेश, ध्यान देना बच्चों, ऊर्ध्वाधर, बेसिकली ऊर्ध्वाधर भी 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ऊर्ध्वाधर भी कितने टुकड़ों में टूट जाता है? 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही को अपवर्ड कहते हैं और अवरोही को डाउनवर्ड कहते हैं। मतलब अगर हम इसके लिए एक एरो बनाएं तो ये ऐसा होगा और इसके लिए एरो बनाएं तो ये ऐसा होगा। ठीक, कैसे? पहले जानिए। तो ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, ऊर्ध्वाधर का एक दूसरा नाम भी है बच्चों, लंबवत। ऊर्ध्वाधर को और किस नाम से जानते हैं? लंबवत। मतलब ये कि जब सूचना या संदेश एक सीध में हो, चाहे वो नीचे से ऊपर की ओर, चाहे ऊपर से नीचे की ओर हो, तो उसे ऊर्ध्वाधर संप्रेषण कहता है। ठीक, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता कैसे है बच्चों? तो आपसे जब भी पूछा जाएगा तो संप्रेषण के प्रकार पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के? आप 3 प्रकार के बताइएगा। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए प्रवाह या दिशा के आधार पर कौन सा संप्रेषण है, तो आप 3 बताइएगा, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और आरेखी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए ऊर्ध्वाधर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, तो आप 2 बताइएगा, आरोही और अवरोही। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर को लंबवत भी कहते हैं, मतलब एक सीध में होगा, चाहे नीचे से ऊपर की ओर हो, चाहे ऊपर से नीचे की ओर हो। तो जब कोई सूचना या संदेश एक सीध में हो, ठीक, तो उसे हम ऊर्ध्वाधर संप्रेषण या लंबवत संप्रेषण कहते हैं। ध्यान रहे, ये सूचना या संदेश नीचे से ऊपर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे भी हो सकता है। तो जब कोई सूचना या संदेश निम्न पदस्थ कर्मचारियों से ऊपर आसीन अधिकारियों तक किया जाए, मतलब जब जूनियर लेवल के कर्मचारी से लेकर टॉप मोस्ट सीनियर लेवल के कर्मचारियों तक कोई सूचना या संदेश किया जाए, तो उसे आरोही संप्रेषण कहते हैं। मतलब नीचे से ऊपर की ओर संप्रेषण कहते हैं। आरोही अपवर्ड संप्रेषण कहते हैं। आरोह माने होता है चढ़ना, तो जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते चले चलते हैं। जैसे आपके समझने के लिए एक बात बताना चाहूँगा, मान लीजिए सबसे नीचे है वर्कर, वर्कर के ऊपर है सुपरवाइजर, ध्यान देना, वर्कर के ऊपर है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर है मैनेजर, मैनेजर के ऊपर है डायरेक्टर और डायरेक्टर के ऊपर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि एक नेट। और एक बात बच्चों, अब ये चीज़ें यहाँ इतना पढ़ने के बाद यहाँ भी तो आरोही अवरोही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ भी तो मौखिक और लिखित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जोड़े जाएंगे। ठीक है, कैसे? अभी समझाता हूँ। तो जब कोई सूचना या संदेश नीचे वाले कर्मचारी से, वर्कर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से मैनेजर, मैनेजर से डायरेक्टर, डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब सूचना या संदेश नीचे से किस ओर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आरोही कहेंगे। और यही बदल दीजिए, तो जब कोई सूचना या संदेश ऊपर बैठे अधिकारी से नीचे के कर्मचारियों की ओर किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अवरोही संप्रेषण कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। यहाँ 2 बातें बनती हैं बच्चों। तो अगर कोई सूचना या संदेश कह लीजिए आदेश के रूप में है, तो आदेश कौन देता है? बॉस, मतलब ऊपर बैठा व्यक्ति। तो अगर आदेश के रूप में हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डाउनवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर रिक्वेस्ट या जानकारी के रूप में है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अपवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए ये जान लिया। मैंने यहाँ कहा मौखिक और लिखित कैसे जोड़ा जा सकता है। तो भाई कोई भी सूचना या संदेश वर्कर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से मैनेजर, मैनेजर से डायरेक्टर, डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है मौखिक रूप में पहुंचाई जा रही हो, तो मौखिक संप्रेषण होगा। हो सकता है सूचना या संदेश लिख के पहुंचाया जा रहा हो, तो लिखित रूप में होगा। मतलब वो दोनों तो आ ही सकते हैं। और जब हम यहाँ थे तो हो सकता है सूचना नीचे से ऊपर की ओर हो रही हो सकता है ऊपर से नीचे की ओर हो रही हो। तो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे पर आरोपित हो सकते हैं। मतलब ये आरोही और अवरोही जहाँ मिला वहाँ ये दोनों मिल सकते हैं, और जहाँ ये दोनों मिले वहाँ आरोही और अवरोही मिल सकता है। तो मतलब ये हर जगह मिल जाता है। ठीक,
लंबवत जान लिया, तो आप फिर से जान लीजिए प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण 3 प्रकार का होगा, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और आरेखी। ऊर्ध्वाधर संप्रेषण किसे कहते हैं? जब कोई सूचना या संदेश नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर किया जाए, एक लंबवत, एक सीधी रेखा के समान दिखे, तो उस सूचना या संदेश को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर संप्रेषण कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, लंबवत संप्रेषण कहते हैं। और लंबवत संप्रेषण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, आरोही और अवरोही। तो जब कोई सूचना संदेश नीचे से ऊपर की ओर किया जाए, मतलब सबसे जूनियर लेवल से सबसे सीनियर लेवल तक सूचना संदेश किया जाए, तो उसे आरोही कहा जाता है। ठीक। और जब कोई सूचना या संदेश ऊपर बैठे अधिकारियों से नीचे जूनियर तक किया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? अवरोही कहा जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं क्षैतिज संप्रेषण पर। क्षैतिज, क्षैतिज किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये बहुत ही बेहतर और क्रियाशील होता है। जनरली हम ये देखते हैं कि एक संस्था के एक विभाग के कई सारे कर्मचारी होते हैं। मैंने ध्यान देना, एक विभाग का, क्रय विभाग मान लो, तो क्रय विभाग का एक कर्मचारी उसी विभाग के दूसरे कर्मचारी से बात करे। ठीक। विक्रय विभाग का एक कर्मचारी उसी विभाग के दूसरे कर्मचारी से बात करे। ना समझ में आया हो? चलो अपने विद्यालय पे आ जाओ। हमने कहा था ना, मैंने आपको एक उदाहरण दिया, फिर आपको विद्यालय पे लेके आए, फिर आपको अपने घर पे लेके आए। तो एक विद्यालय के लेवल पे बात करते हैं, तो अगर प्यून है प्यून से बात करें, टीचर टीचर से बात करें, प्रिंसिपल प्रिंसिपल से बात करें। आप अपनी क्लास पे आ जाओ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से बात करे, सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर से बात करे, थर्ड ईयर का थर्ड ईयर से बात करे। मतलब वो लेवल समान होना चाहिए। तो जब एक समान व्यक्तियों के मध्य सूचना या संदेश होता है, तो उसे आप क्या कहते हो? हॉरिजॉन्टल कहते हो, क्षैतिज कहते हो। मतलब इसमें एक समान कर्मचारी होंगे, एक समान पद पर आसीन होंगे, उनके बीच में जब सूचना या संदेश होता है, उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान अगर आपस में करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल संप्रेषण से संभव होता है। ठीक बच्चों, क्षैतिज। अब आ गए हम आरेखी। इसका एक फिगर जानिएगा कैसे, या विकर्णीय इसे क्यों कहा जाता है। हो सकता है सूचना या संदेश एक लेवल में ही हो रहा हो, मतलब हम अपने समकक्ष से बात कर रहे हो। हम अगर लिपिक हैं, दूसरे लिपिक से बात कर रहे हो सकता है हम एक स्टेप ऊपर जा सकते हो। अब वो भी तो अपने स्तर पे बात कर सकता है। हम एक स्टेप ऊपर गए, वो अपने स्तर पे बात कर सकता है। हो सकता है कि ये एक लेवल नीचे बात कर रहा हो सकता है ये ऐसे चले। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक बच्चों, तो इसे ही क्या कहा जाता है? विकर्णीय कहा जाता है। तो जब कोई सूचना या संदेश एक कर्मचारी उसी स्तर के दूसरे कर्मचारी से बात करे, या उससे एक स्तर ऊपर या एक स्तर नीचे बात करता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? विकर्णीय कहा जाता है, आरेखी कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। ध्यान देना बच्चों, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? कभी ये पूछा जाएगा तो संप्रेषण कितने प्रकार के होंगे, तो पूछा जाएगा तो 3 आप बताइएगा। अगर पूछा जाए प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार के होंगे, तो 3 बताइएगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण में कौन सा नहीं आता, तो अब भैया ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, आरेखी आता है, बाकी जो चौथा ऑप्शन होगा वही नहीं आता। ठीक। ये भी पूछा जा सकता है ऊर्ध्वाधर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, तो आप बता देंगे 2 प्रकार का होगा, आरोही और अवरोही। अगर इसमें भी पूछें तो आप बता सकते हैं मौखिक और लिखित होगा। एक बात और, इन दोनों में औपचारिक और अनौपचारिक भी जोड़ा जा सकता है। इन दोनों में औपचारिक या अनौपचारिक भी जोड़ा जा सकता है। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। ठीक, मैंने पहले ही कहा इसमें मौखिक और लिखित भी जोड़ा जा सकता है कि जब कोई सूचना या संदेश केवल बोल कर हो रहा हो, मतलब उसमें केवल शब्द हों लेकिन मतलब उनमें कहीं से लिखा ना गया हो, तो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। और जब कोई सूचना या संदेश लिखकर किया जाता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संप्रेषण ज़्यादा प्रभावी होता है अपेक्षाकृत लिखित संप्रेषण के। क्यों? क्योंकि मौखिक संप्रेषण में फीडबैक मिलता है। ये है ना वही बात जिसके लिए आप क्लासरूम पढ़ाई को मिस करते हो। क्यों टेंशन लेते हो भाई? दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस है ना, आपके घर तक पहुँचा हूँ मैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप नए जुड़े हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक बच्चों, आप जितना हमें सुनिश्चित करेंगे अपनी भागीदारी, हमारा भी प्रयास आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। आप इसे जन जन तक पहुंचाइए। कॉमर्स के अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से ज़रूर जुड़ेंगे। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन ये आप वादा करिए कि आप जन जन तक इसे पहुंचाएंगे। आपके मुख पर दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस का नाम होना चाहिए, माउथ पब्लिसिटी। ठीक बच्चों, चलिए, इतना विश्वास है आप ये जरूर करेंगे। अब ये इतना समाप्त हो चुका है। अब आप देखते चलिए बच्चों, चार्ट हमारा बढ़ता कैसे चला गया। मैंने आपसे कहा ना कि हम इस चार्ट के माध्यम से पूरा समझेंगे। तो संप्रेषण के अब जितने भी लिखे हैं यह सब प्रकार मिलते चले गए। तो संप्रेषण के प्रकार अभिव्यक्ति के आधार पर, प्रवाह या दिशा के आधार पर, संगठन या संबंधों के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, पिछले वीडियोस में देख सकता है। भाषिक या आभाषिक, भाषिक संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, 2। मौखिक या लिखित, मौखिक संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, 2। पारस्परिक वार्तालाप या यंत्र चालित। लिखित संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, 2। व्यक्तिगत लिखित या सामूहिक लिखित। आभाषिक या अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, 4। शारीरिक भाषा, समीप्य भाषा, भाषा प्रतिरूप, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कितने प्रकार की होगी, 2। दृश्य संकेत, ध्वनि संकेत। भाषा प्रतिरूप कितने, भाषा रूप का कोई प्रकार नहीं दिया। समीप्य भाषा कितने प्रकार से होगी, 3। स्थान भाषा या अंतर जिसे कहते हो, समय और परिवेश। शारीरिक भाषा कितने प्रकार की होंगी, 7। ठीक। हाव भाव, मुद्रासन, भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों का संपर्क, बाह्य आकृत, शारीरिक स्पर्श और चुप्पी। ठीक। ये इतना जब आपने जान लिया तो प्रवाह या दिशा के आधार पर आ गए। प्रवाह या दिशा के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, 3। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, आरेखी। फिर ऊर्ध्वाधर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, 2। आरोही और अवरोही। ध्यान रहे, यहाँ मौखिक और लिखित भी जोड़ा जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक भी जोड़ा जा सकता है। ठीक बच्चों, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। अगले दिन हम आपको संप्रेषण का आखिरी प्रकार बताएंगे, संगठन या संबंधों के आधार पर संप्रेषण कितने प्रकार का होगा, जिसे हम निगम संप्रेषण या निगमित संप्रेषण भी कहते हैं। ठीक बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप जुड़े रहिए, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बने रहिए। दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपके लिए हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट लेके आ रहा है। कॉमर्स की पढ़ाई में हमारा कोई जोड़ नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित करते हैं, और आप सबसे शीर्ष पर होंगे ये आप सुनिश्चित करिए। बस आप उसके लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही आप YouTube पर आएंगे, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस लिखेंगे, आपको दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस सबसे पहले नंबर पे मिलेगा। ठीक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें, और शेयर करिए। ठीक बच्चों, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। हमने पेड क्लास के लिए बताया, आप हमारे पास व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे आपको पूरी जानकारी पेड क्लास की मिल जाएगी। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन संगठन या संबंधों के आधार पर संप्रेषण। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।